तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं 12वीं कक्षा का विषय राजनीतिक विज्ञान का द्वितीय अध्याय का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कराने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, राजनीतिक विज्ञान में मैंने द्वितीय अध्याय को अच्छे से आप सभी को समझा दिया है, इसलिए इस वीडियो में मैं आज लघु उत्तरीय प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, यदि आप लघु उत्तरीय प्रश्न को पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं MBBI क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2022 एग्जाम के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 12th पेड कोर्स। पूरे साल का फ़ी है मात्र 500 रुपये सभी विषय के लिए, यानी आर्ट्स के सभी विषय के लिए पूरे साल भर का फ़ी है 500 रुपये, जहां आपको सभी विषय का क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फाइल में दिया जाएगा। चैप्टर वाइज MBBI क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2022 एग्जाम के लिए बताए हैं जाएंगे। अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके गैस क्वेश्चन दिया जाएगा, टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। प्यारे बच्चों, प्रथम आपका प्रश्न है। प्रथम प्रश्न है, एक दलीय व्यवस्था क्या है अथवा एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है अथवा एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। यानी कि किसी भी तरह से प्रश्न पूछे, यह तीनों के तीनों प्रश्न एक ही है, आपका उत्तर यही देना, यानी आपको उत्तर यही देना है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, कॉपी में आपको इस प्रकार से लिखना है। मैंने इसे आपको लेक्चर के वीडियो में समझा रखा है। यदि आप लेक्चर का वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम आप लेक्चर का वीडियो देखें। तो उत्तर देना है, किसी देश में केवल एक ही दल हो तथा शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों तो वहाँ की दल पद्धति को एक दलीय कहा जाता है। इसका आधार यह है कि समस्त राजनीतिक अभिजात वर्ग के अपने नेता को राज्य की प्रभुसत्ता सौंप दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक दलीय व्यवस्था क्या है मैंने आपको बताया था। जब एक ही दल, ठीक है, पूरे देश में शासन करे, यानी उसका यानी कि जितना भी आपका मंत्रिमंडल है सभी उसी दल के सदस्य हों तो इसे एक दलीय प्रभुत्व कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक दलीय प्रभुत्व भारत में कौन था, तो कांग्रेस था। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्यारे बच्चों प्रश्न है, दल बदल से आप क्या समझते हैं। मैंने इसे भी आपको समझाया था। तो उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है, कॉपी में आपको लिखना है, यदि कोई विधायक या सांसद अपने दल अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दल में जा मिलता है या नया दल बना लेता है अथवा निर्दलीय स्थिति अपना लेता है या अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना ही बुनियादी मामलों पर सदन में उसके विरुद्ध मतदान करता है तो उसे दल बदल कहते हैं, यानी कि तो यह दल बदल कहलाता है। ठीक है, आपको इस प्रकार कॉपी में लिखना है। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जब कोई जो विधायक है, चाहे वो विधायक रहे या सांसद रहे, जब अपने दल को छोड़ करके कोई दूसरे दल में जाएगा तो उसे दल बदल कहेंगे, या दूसरे दल में नहीं मिलता है, अपना खुद का निर्दलीय मंच बना ले यानी निर्दलीय रहे, फिर भी उसे हम दल बदल कहेंगे। ठीक है, या अपने सदन में रह के यानी अपने दल में रह के वह, ठीक है, कुछ बुनियादी मामलों में सदन में वह दूसरे दल को समर्थन करता है, ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं, तो तब उसे हम दल बदल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे कॉपी में लिखने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को क्लिक कर इसे कॉपी में लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां मैं वेबसाइट पर कल दे दूंगा, आज लिंक आपको नहीं मिलेगा, लिंक आपको कल मिलेगा। ठीक है। तीसरा प्यारे बच्चों आपका प्रश्न है, भारत के किन्हीं 5 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, भारत के 5 राष्ट्रीय दल निम्नलिखित हैं। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, मैंने आपको 7 है ना बता दिए, हालांकि 5 ही लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि वामपंथी दल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वामपंथी दल से क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने इसे आपको समझाया था कि वामपंथी दल क्या होता है। वामपंथी दल हम लोग वैसे दल को कहते हैं कि जो दल
जो दल, ठीक है, वर्तमान स्थिति को बदल करके एक नया स्थिति में लाना चाहता है। अब ये वर्तमान स्थिति किसका बदलेगा? एक निर्दलीय, एक जो है यह दलित का बदलने का कोशिश करेगा, जो पिछड़ा वर्ग है उसका बदलने का कोशिश करेगा, ठीक है, जिससे वो विकास कर सके। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वामपंथी दल वे दल कहलाते हैं जो वर्तमान स्थिति को बदलकर नई स्थिति लाना चाहते हैं ताकि समाज के दुर्बल, पिछड़े, शोषित, दलित वर्गों का कल्याण हो सके, ठीक है। जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आपने कम्युनिस्ट पार्टी देखा होगा, यह जो पार्टी है खासकर किसानों के लिए लड़ता है, मजदूरों के लिए ही लड़ता है, ठीक है, मजदूरों के लिए ही यह दल खास करके लड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार समाजवादी पार्टी आदि वामपंथी दल कहलाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है, ठीक है। उत्तर किस प्रकार से देना है? बहुत से दलों के सहयोग से प्रशासन चलाना बहुदलीय व्यवस्था कहलाता है, ठीक है। भारत में कांग्रेस गठबंधन बहुदलीय व्यवस्था द्वारा सरकार चला रही थी। बिहार सरकार भी गठबंधन व्यवस्था से सरकार चला रही है, ठीक है। या इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक दल अपना साझा कर बहुमत पूरा कर अपना सरकार बनाती है, फिर दोनों दल के साझा द्वारा उस सरकार को चलाना ही बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। यानी कि जब दो या दो से अधिक दल क्या करता है तो मिल जाते हैं और मिल करके जब सरकार को चलाता है उसे ही हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे जो बिहार का जो व्यवस्था है, यानी बिहार का जो सरकार है, ये भी देखिएगा बहुदलीय व्यवस्था है। इसमें नीतीश कुमार है यानी जेडीयू, ठीक है, उसके अलावा बीजेपी है, ठीक है, उसके बाद वीआईपी है यानी मुकेश सहनी का, उसके बाद हम है जीतनराम मांझी का। ये चार पार्टी है कि नहीं है? इन्हीं चारों पार्टी के सहयोग से बहुमत पूरा है, तब जाकर के नीतीश कुमार का सरकार बना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्तमान में बिहार का जो व्यवस्था है वह बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? देखिए इसी में आपको है ना क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक दल, ठीक है, अपना बहुमत सिद्ध कर सरकार बनाती है तो उस सरकार को ही हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है? आपको इस प्रकार से लिखना है, जब कोई दल को स्पष्ट बहुमत चुनाव में प्राप्त नहीं होता, यानी कि बहुमत जो है वो स्पष्ट प्राप्त नहीं होता है कि जिससे वो अपना सरकार बना सके, ठीक है, तब वह दो या दो से अधिक दलों के साथ अपना साझा कर बहुमत सिद्ध करती है, फिर सरकार बनाती है, तब उस सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं, ठीक है। बिहार में भी गठबंधन की सरकार है क्योंकि यहाँ भी दो से अधिक दलों का क्या है तो साझा है। जैसे नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी, हम चार का साझा है कि नहीं साझा? तो हम कह सकते हैं कि बिहार का जो व्यवस्था है वह गठबंधन की क्या है तो सरकार है, ठीक है, यानी बिहार का जो सरकार है वह गठबंधन का सरकार है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद एक दलीय प्रभुत्व के क्या कारण थे? यानी कि क्या कारण था कि भारत में जो है स्वतंत्रता के बाद एक दलीय प्रभुत्व रहा? वो एक दलीय प्रभुत्व किसका रहा? तो कांग्रेस का रहा। अब जाहिर सी प्यारे बच्चों बात है, मैंने आपको बताया था कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा भूमिका किसी दल का था, वह था कांग्रेस दल का। उसमें महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि बड़े बड़े नेता थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनके कारण जो है लंबे समय तक जो कांग्रेस है वो राज की, और जो छोटे छोटे जो पार्टी थी वो टिक ही नहीं पाई। इस कारण से जो है स्वतंत्रता के बाद जो है कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व रहा है, ठीक है। लेकिन इसको कॉपी में प्यारे बच्चों किस प्रकार से लिखना है? आपको लिखना है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका कांग्रेस पार्टी की थी। स्वतंत्रता के बाद इसी पार्टी ने शासन चलाने के दायित्व का निर्वहन किया। इस दल का संगठन संपूर्ण राष्ट्र में फैला हुआ था, यानी कि पूरे के पूरे देश में कांग्रेस फैला हुआ था, ठीक है। इस दल में नेतृत्व क्षमता वाले अनेक लोग मौजूद थे। इस दल से अलग होकर कई नेताओं ने राजनीतिक दलों का गठन किया, यानी छोटा छोटा जो दल बनाए कांग्रेस अलग होके, ठीक है, किंतु वे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जनाधार वाले दल के रूप में विकसित करने में असफल रहे। लेकिन अब देखिए, बना तो लिए थे छोटा छोटा दल, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए थे, ठीक है। गैर कांग्रेसी नेताओं में नेतृत्व का संकट तथा नेतृत्व की टकराहट की समस्या बनी रही। परिणाम स्वरूप कांग्रेस की तुलना में अन्य
दल जनता के बीच चुनाव में विश्वसनीय विकल्प के रूप में अपने दल को प्रस्तुत नहीं है न कर सके। कहने का मतलब है अब जो गैर कांग्रेसी थे, गैर कांग्रेसी के मतलब क्या, जो कांग्रेस के खिलाफ थे, ठीक है, उन्होंने अपना छोटा छोटा दल तो बना लिया, ठीक है, जिससे छोटा छोटा दल बनाने का वो अपना जो प्रभाव है प्रभाव नहीं खड़ा कर पाए, क्योंकि सब छोटा छोटा दल वो एक होकर के नहीं लड़े थे बल्कि अलग अलग होकर के लड़े थे, ठीक है, जिस कारण जो विरोधी दल का जो वोट था वो बट गया था, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को है ना होता था, ठीक है। तो इसी में है परिणाम स्वरूप कांग्रेस की तुलना में अन्य जनता के बीच चुनावों में विश्वसनीय विकल्प के रूप में अपने दल को प्रस्तुत नहीं कर सके। कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका तथा गांधी जी के विचारों से अपने को जोड़ने का तथा प्रचार प्रसार पर बल दिया। इन्हीं कारणों से स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति बनी रही, ठीक है। इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। मतलब देखिए साफ है कि देखिए जो कांग्रेस जो पार्टी है वो आज़ादी के समय सबसे बड़ा पार्टी था और यह पार्टी पूरे देश में फैला हुआ था। इस पार्टी से अलग होकर के बहुत नेता अलग अलग वो अपना दल बनाए, ठीक है, लेकिन सभी अलग अलग ही लड़े, वो एक साथ नहीं लड़े, जिसके कारण सीधा फायदा हो गया कांग्रेस को। और कांग्रेस का ये भी फायदा था कि कांग्रेस में उस समय बड़े बड़े नेता थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा जो कांग्रेस पार्टी है वह देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका थी, जिसे हर भारतीय न जानते थे। इन्हीं कारणों से कांग्रेस लंबे समय तक भारत पर प्रभुत्व अपना बनाए रखा, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका प्रश्न है भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं, अथवा प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं, अथवा एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के दौर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि तीनों प्रकार से क्वेश्चन है, आपको उत्तर एक ही लिखना है, तीनों का तीनों प्रश्न एक ही है, ठीक है। तो उत्तर किस प्रकार से हो, यानी कि देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि प्रथम जो 3 आम चुनाव था वह कांग्रेस के प्रभुत्व के लिए कैसे कांग्रेस के लिए प्रभुत्व रहा। मैंने आपको इसका टेबल बना करके बताया था कि कितना मत आया नहीं आया। यदि आप लेक्चर का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य रूप से देख ले, ठीक है। उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। उसे 1952 के पहले 1957 के दूसरे और 1962 के तीसरे आम चुनावों में विशाल बहुमत मिला। मैंने आपको टेबल बना करके बताया था कि कितना कितना मत आया था, ठीक है, सॉरी कितना कितना आपका सीट आया था। अन्य पार्टियां इतना कमजोर थी कि वह कांग्रेस से प्रतियोगिता करके सत्ता में नहीं आ सकती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी, यानी स्वतंत्रता की लड़ाई में, ठीक है, वह विरासत हासिल थी। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे, जिसके कारण चुनावी में भारी जीत हासिल हुई, जिसे एक दलीय प्रभुत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि कांग्रेस प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे रहा, तो जाहिर सी बात है आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस दल ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, उसी के कारण हमारा देश प्यारा भारत आज़ाद हुआ। और कांग्रेस पूरे देश में फैला हुआ था, ठीक है, करिश्माई नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन्हीं कारण जो है 1952 के आम चुनाव में, 1957 के आम चुनाव में, 1962 के आम चुनाव में काफ़ी ज़्यादा सीटें न मिला था, जिस कारण कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है गैर कांग्रेसवाद क्या है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हुआ यूं था कि जैसे 62 में तो भरपूर जीता था कांग्रेस। अब जैसे ही आपका 1967 का चुनाव हुआ तो 67 के चुनाव में जितने भी गैर कांग्रेसी दल था, यानी कि जो कांग्रेस के खिलाफ था, उन्होंने एक नारा लगाया कि अब की बार हर हाल में कांग्रेस को हराना है। तो कांग्रेस कैसे हारेगा, तो सभी छोटा छोटा दल वो एकजुट हो गए,
ठीक है, यानी सभी छोटा छोटा दल वो अलग अलग करके अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किए, सभी मिल करके, यानी कि अब देखिए दल ए है, छोटा दल बी है, छोटा दल सी है, यानी कि 3 दल है। अब तीनों दल एक हो गया, अब एक होकर के बस एक कैंडिडेट को खड़ा किया। तो जिस कारण क्या हुआ, तो जिस कारण कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो 1967 में आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब जो इसको विरोध में गए वही आपका गैर कांग्रेसी है निकाल आए थे। तो उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है, 1952 से लेकर 1962 तक चुनावों में कांग्रेस को ही बार बार सफलता मिलती रही, जिससे चुनावी राजनीति पर कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। गैर कांग्रेस वोट विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों में बंट जाती थी, जिससे कांग्रेस को ही अधिक सीटें वो अधिक वोट प्राप्त होती थी। 1967 के चुनाव में इस स्थिति को रोकने के लिए विरोधी दलों ने गठबंधन बनाए तथा सरकार के खिलाफ अलग अलग उम्मीदवार खड़ा न करके एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया। गैर कांग्रेसी विरोधी दलों ने एक प्रकार की भावना का नारा दिया, इस बार कांग्रेस को हराना है। इस भावना को गैर कांग्रेस वालों के नाम से जाना जाता है। गैर कांग्रेसवाद की भावना का चुनाव में प्रभाव दिखाई दिया। ठीक है, अब जो गैर कांग्रेसवाद का जो भावना था इसी कारण से आपको प्रभाव दिखाई दिया, जिस कारण कांग्रेस का प्रभुत्व आपका समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों प्रश्न है, प्रश्न अंतर है। ठीक है, हाँ इसमें टाइप नहीं है कर पाए, समय नहीं मिल पाए। देखिए मन है तो ये भी आप लिख न लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह हल्का इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको समझा देते हैं। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ पार्टी के बीच अंतर, आपसे खास करके अंतर पूछेगा, तो प्रश्न भी आप यह ही प्रश्न है ना लिखिएगा, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय जनसंघ पार्टी में क्या अंतर है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर पॉज है ना कर देते हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट है ना कर है ना लीजिएगा, समाजवादी दल और कम्युनिस्ट दल, इसको भी हम समझा ही देते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हम इसको समझा देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जो स्वतंत्र पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी का विचार आपका क्या है, यह खास करके जो है, ठीक है, यह खास करके यह जो नियोजन है, जो निजी संपत्ति के, ठीक है, निजी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका आदि का विरोध करती थी। ठीक है, यानी कि जितना भी जो निजीकरण है वो आम भाषा में कहिए तो यह निजीकरण का विरोध न करता है, जबकि जो भारतीय जनसंघ पार्टी है यह निजी और सहकारी क्षेत्र के अस्तित्व की पक्षधर थी। यह लघु व छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के पक्ष में थी। आज भी देखिएगा तो भारतीय जनसंघ पार्टी यानी कि जो बीजेपी है वो निजीकरण के क्या है तो पक्षधर है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिएगा, यह कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध थी। ठीक है, जबकि जो भारतीय जनसंघ पार्टी है यह चाहती थी कि भूमि का स्वामित्व भूस्वामियों या किसानों का पास रहे, यह खाद्यान्न व्यापार का विरोध करना नहीं चाहती थी। ठीक है, अब जो मुख्य जो अंतर है आपको यह देखना है, जो स्वतंत्र पार्टी है, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी यह धर्म निरपेक्षता में विश्वास करती है, जबकि जो भारतीय जनसंघ पार्टी है यह पार्टी यह हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति व हिंदुत्व के तत्वों का आह्वान करती है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के साथ साथ हिंदू धर्म को यह लेकर के चलती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, सारे प्रश्न उत्तर है ना हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा। यदि आप इसमें वीविया प्लस 2022 एग्जाम के लिए जानना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 12th पेड कोर्स। पूरे साल भर का फी है मात्र 500 रुपये। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 150 45 52।